हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड हिंट्स। आज के इस वीडियो में हम लगभग 5000 से अधिक वन लाइनर्स को सुपर फास्ट मोड में रिवाइज करेंगे। तो बने रहिए अंत तक। और हाँ, झारखंड से संबंधित सभी जीके ट्रिक से और मैप मोड पढ़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक वन लाइनर्स के साथ। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? हाथी, एलिफेंट। झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? कोयल, एशियन कोयल। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? साल, साल। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश, पलाश। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। झारखंड के राजकीय पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफास मैक्सिमस इंडिकस। राजकीय पशु हाथी किस बात का प्रतीक है? राज्य के ऐश्वर्य, प्रचुर वन्य संपदा और अनुशासन का। झारखंड के अलावा किन दो अन्य राज्यों का राजकीय पशु हाथी है? केरल और कर्नाटक। झारखंड के राजकीय पक्षी कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है? यूडाइनेमिस स्कोलोपेसिस। कोयल पक्षी किस बात का प्रतीक है? राज्य की मधुरता, सौम्यता और शांति का। किस ऋतु में कोयल की मधुर आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है? वसंत ऋतु, स्प्रिंग। नर कोयल का रंग मुख्य रूप से कैसा होता है? चमकीला काला। झारखंड के राजकीय वृक्ष साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? शोरिया रोबुस्टा। झारखंड में साल के वृक्ष को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सखुआ। साल का वृक्ष किस बात का प्रतीक है? राज्य की दृढ़ता, शक्ति और प्रकृति के साथ जुड़ाव का। झारखंड का कौन सा प्रमुख जनजातीय त्योहार साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा है? सरहुल। झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पलाश के फूलों का रंग कैसा होता है? चमकीला लाल, नारंगी। पलाश को अन्य किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। पलाश का फूल किस बात का प्रतीक है? राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य और लोगों के संघर्ष का। झारखंड का नया राजकीय प्रतीक चिन्ह कब लागू किया गया? 15 अगस्त 2020। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का आकार कैसा है? वृत्ताकार, सर्कुलर, गोलाकार। वृत्ताकार प्रतीक चिन्ह किस बात का सूचक है? राज्य की निरंतर प्रगति और विकास का। नए प्रतीक चिन्ह में मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग किया गया है? हरा, ग्रीन। प्रतीक चिन्ह का हरा रंग किस बात का प्रतीक है? झारखंड की हरियाली और वन संपदा का। नए प्रतीक चिन्ह के बिल्कुल मध्य केंद्र में क्या स्थित है? अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय चिन्ह। अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। केंद्र में स्थित अशोक स्तंभ क्या दर्शाता है? सरकारी संघवाद में झारखंड की भागीदारी और संप्रभुता। नए प्रतीक चिन्ह में कुल कितने वृत्ताकार घेरे हैं? 7। पहले वृत्ताकार घेरे अशोक स्तंभ के ठीक बाहर क्या दर्शाया गया है? 60 सफेद गोल घेरे, सर्कल्स। 60 गोल घेरे क्या दर्शाते हैं? राज्य का रिक्त स्थान या विकास के अवसर। दूसरे वृत्ताकार घेरे में किसकी आकृतियां हैं? मानव आकृतियां, सौरा चित्रकारी या सौरा आर्ट के नर्तक। प्रतीक चिन्ह में सौरा चित्रकारी के कुल कितने नर्तक दर्शाए गए हैं? 48, 24 जोड़े। सौरा चित्रकारी के नर्तक किस बात का प्रतीक हैं? राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उल्लास का। तीसरे वृत्ताकार घेरे में क्या दर्शाया गया है? झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश। नए प्रतीक चिन्ह में पलाश के फूलों की संख्या कितनी है? 24। चौथे वृत्ताकार घेरे में क्या दर्शाया गया है? झारखंड का राजकीय पशु हाथी। नए प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? 24। प्रतीक चिन्ह में दर्शाए गए 24 हाथी क्या दर्शाते हैं? राज्य की अलौकिक प्राकृतिक संपदा और शक्ति को। पांचवें वृत्ताकार घेरे में क्या लिखा है? ऊपर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और नीचे झारखंड सरकार। प्रतीक चिन्ह का 7वां सबसे बाहरी वृत्ताकार घेरा कैसा है? रिक्त, खाली। झारखंड के पुराने प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया था? 15 नवंबर 2000, राज्य गठन के समय। पुराने प्रतीक चिन्ह का आकार कैसा था? वर्गाकार स्वरूप में 4 जे अक्षरों से बना। झारखंड का पुराना राजकीय प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? अमिताभ पांडे, एनआईडी अहमदाबाद। पुराने प्रतीक चिन्ह में अंग्रेजी का कौन सा अक्षर 4 बार लिखा था? जे, जो झारखंड को दर्शाता था। पुराने प्रतीक चिन्ह में चारों जे अक्षरों के बीच में क्या था? अशोक चक्र। नया प्रतीक चिन्ह किस सरकारी संस्था द्वारा तैयार और स्वीकृत किया गया? झारखंड राज्य सरकार। झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है जो इसके प्रतीकों में भी झलकता है? वन या झाड़ियों का प्रदेश, लैंड ऑफ फॉरेस्ट्स। प्रतीकों में बार बार 24 संख्या का प्रयोग, 24 हाथी, 24 फूल किसे दर्शा सकता है? झारखंड के 24 जिलों को।
झारखंड के प्रतीक चिन्ह में जनजातीय संस्कृति को प्रमुखता से क्यों जगह दी गई है? क्योंकि ये एक बहुल जनजातीय राज्य है और इसकी पहचान जल, जंगल, जमीन से जुड़ी है। झारखंड का सबसे प्राचीनतम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड नाम से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में झारखंड के लिए कीकट प्रदेश शब्द का प्रयोग हुआ है। अथर्ववेद में झारखंड के निवासियों को व्रात्य कहा गया है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। विष्णु पुराण में झारखंड का नाम मुंड मिलता है। भागवत पुराण में इस क्षेत्र को कीकट प्रदेश कहा गया है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक देश कहा गया है। महाभारत में ही इस क्षेत्र का एक अन्य नाम पशुभूमि भी मिलता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड देश कहा गया है। पद्म पुराण में झारखंड को कोकुटलाड़ के नाम से जाना जाता है। 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। कबीर के दोहों में झारखंड शब्द का स्पष्ट प्रयोग मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में झारखंड शब्द का उल्लेख है। अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या खंखराह कहा गया है। तुजुक-ए-जहांगीरी में इस क्षेत्र के लिए खोखरा शब्द प्रयुक्त हुआ है। मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकारों ने इस क्षेत्र को झारखंड ही कहा है। तारीख-ए-फिरोज शाही में भी इसे झारखंड ही कहा गया है। तारीख-ए-बंगला में इस क्षेत्र का नाम झारखंड मिलता है। सियार-उल-मुताखिरीन में झारखंड का नाम झारखंड ही दर्ज है। टॉलमी ने झारखंड को मुंडल कहा है, मुंडाला। चीनी यात्री फाहियान ने इस क्षेत्र को कुक्कुटलाड़ कहा है। चीनी यात्री हुएनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किलो नासुफालाना नाम का प्रयोग किया। किलो नासुफालाना का अर्थ कर्ण सुवर्ण माना जाता है। हुएनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग का ई लो नाम का प्रयोग किया। भगवत पुराण में झारखंड को कीकट प्रदेश के साथ साथ मुरंड भी संकेतित किया गया है। मार्कंडेय पुराण में इस क्षेत्र को मुंड कहा गया है। ब्रह्म पुराण में इसे मुरंड नाम से जाना जाता है। मुगल काल में इस क्षेत्र को सामान्यतः खुखरा कहा जाता था। संताल परगना का प्राचीन नाम नारीखंड था। कालांतर में नारीखंड को कांकजोल के नाम से जाना गया। अंग्रेजों ने संताल परगना के एक बड़े भाग को दामिन-ए-कोह नाम दिया था। दामिन-ए-कोह की स्थापना 1824 में की गई थी। छोटा नागपुर नाम की उत्पत्ति संभवतः चुटिया और नागपुर के मेल से हुई है। रांची का पुराना नाम विल्किंसनगंज या किशुनपुर था। पलामू का पुराना नाम पालून या पलावन माना जाता है। कोल्हान क्षेत्र का नाम हो जनजाति के प्रधानता के कारण पड़ा। मानभूम वर्तमान धनबाद क्षेत्र का प्राचीन नाम था। हजारीबाग को पुराने समय में हजारी और बाग, बागों का शहर के मेल से जाना जाता था। बीरभूम क्षेत्र वर्तमान दुमका और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र को कहा जाता था। सिंहभूम का नाम सिंह वंश के राजाओं के नाम पर पड़ा। कोकरा शब्द का प्रयोग विशेषकर नागवंशी राजाओं के क्षेत्र के लिए होता था। झारखंड का शाब्दिक अर्थ झाड़ झाड़ियों या वन का प्रदेश है। झार, वन, खंड, प्रदेश से मिलकर झारखंड बना है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को अटवी प्रदेश भी कहा जाता था। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटवी कहा गया है। जैन ग्रंथों में इस क्षेत्र को लाढ़ या आकाश भी कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में झारखंड के वनों का उल्लेख मिलता है। झारखंड नाम का प्रथम प्रमाण 13वीं शताब्दी के शिलालेख से मिलता है। मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इसे कलिंद देश कहा गया है। कोल्हान को ब्रिटिश काल में हो देशम भी कहा जाता था। लोहरदगा का पुराना नाम लोहदर्रा माना जाता है। साहिबगंज का क्षेत्र प्राचीन काल में अंग महाजनपद का हिस्सा था। राजमहल नाम अकबर के समय मान सिंह द्वारा दिया गया था। राजमहल को पहले आगा महल भी कहा जाता था। गिरिडीह का अर्थ पहाड़ों का समूह, गिरि प्लस डीह है। चुटिया नागवंशी राजाओं की एक राजधानी थी जिससे छोटा नागपुर नाम प्रभावित हुआ है। खरकडीहा हजारीबाग क्षेत्र का एक प्राचीन प्रशासनिक नाम था। ढालभूम वर्तमान घाटशिला और पूर्वी सिंहभूम का प्राचीन नाम है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1833 में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी SWFA का गठन हुआ। SWFA का मुख्यालय विल्किंसनगंज, रांची बनाया गया था। छोटा नागपुर शब्द का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेजों में प्रचुरता से हुआ। संथाल परगना जिला का गठन 1855 में किया गया था। अंग्रेजों के समय झारखंड को हिल ट्रैक्ट के रूप में भी देखा जाता था। चुतिया नागपुर से बदलकर इसका नाम बाद में छोटा नागपुर कर दिया गया। 1765 में दीवानी मिलने के बाद
अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को जंगल महल कहना शुरू किया। जंगल महल मुख्य रूप से मानभूम और सिंहभूम के वनाच्छादित क्षेत्रों को कहा जाता था। कर्ण सुवर्ण, किराना सुवर्ण ह्वेनसांग द्वारा छोटा नागपुर के लिए प्रयुक्त भौगोलिक नाम था। मुंडारी भाषा में झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग नाम मिलते हैं। हो जनजाति अपने क्षेत्र को डिबी-कुई भी कहती थी। कुरुख, उरांव साहित्य में इस भूमि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। झारखंड नाम की आधिकारिक पुष्टि भारतीय संविधान के बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 में हुई। संथाल लोग झारखंड को पेड़े या दिसुम अपना देश कहते हैं। चेरो राजाओं के समय पलामू को चेरो देश भी कहा जाता था। प्राचीन व्यापारियों के लिए ये क्षेत्र रत्नगर्भा, रत्नों वाली भूमि था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार यहाँ से हाथी और हीरे प्राप्त किए जाते थे। कौटिल्य ने यहाँ की नदियों इब और शंख को इंद्रवानक कहा है, जहाँ से हीरे मिलते थे। टॉलेमी ने अपनी पुस्तक जियोग्राफी में इसे मुंडला के रूप में चिन्हित किया। अल्बेरूनी के विवरणों में भी इस क्षेत्र के वनों का उल्लेख मिलता है। मुगल इतिहासकारों ने इस क्षेत्र के स्वर्ण भंडार के कारण इसे स्वर्ण भूमि जैसा सम्मान दिया। शम्स-ए-सिराज अफीफ ने अपनी पुस्तक में इसे झारखंड नाम से पुकारा है। बौद्ध धर्म के प्रसार के समय इसे बौद्ध विहारों की भूमि भी माना जाता था। देवघर का प्राचीन नाम वैद्यनाथ धाम या रावणेश्वर कानन भी मिलता है। दुमका का नाम दुम को दो पहाड़ों के बीच से प्रेरित माना जाता है। जमशेदपुर का नाम 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जमशेदजी टाटा के सम्मान में रखा था। जमशेदपुर का पुराना नाम साकची था। नेतरहाट का अर्थ प्रकृति का हृदय, नेचर्स हार्ट माना जाता है। तिलैया का नाम वसा प्रयुक्त तिल के उत्पादन या मिट्टी के कारण पड़ा। सारंडा का अर्थ 700 पहाड़ियों का क्षेत्र है। चाईबासा का अर्थ चाय, घास का स्थान माना जाता है। डाल्टनगंज का नाम कर्नल डाल्टन के नाम पर पड़ा था, जिसे अब मेदिनी नगर कहा जाता है। मेदिनी नगर नाम चेरो राजा मेदिनी राय के सम्मान में रखा गया। गढ़वा का अर्थ गढ़, किला से संबंधित है। कोडरमा को अभ्रक की राजधानी के नाम से जाना जाता है। बोकारो का नाम स्थानीय बोकारो नदी के नाम पर पड़ा। गुमला का नाम गो मेला, गायों का मेला से व्युत्पन्न माना जाता है। खूंटी का ऐतिहासिक संबंध महाभारत के कुंती से भी जोड़ा जाता है, लोक मान्यताओं के अनुसार। झारखंड आज अपनी खनिज संपदा के कारण भारत का रूर रुह्र कहलाता है। संथाल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का मुख्य केंद्र कहाँ था? संथाल परगना, दामिन एक कोह क्षेत्र। हूल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विद्रोह या क्रांति। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू कान्हू की किन दो बहनों ने इस विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई थी? फूलो और झानो। संथाल विद्रोह की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? 30 जून 1855। 30 जून 1855 को संथालों की विशाल सभा कहाँ हुई थी? भगनाडीह गांव में। भगनाडीह की सभा में लगभग कितने संथाल शामिल हुए थे? लगभग 10,000 संथाल 400 गांवों से। झारखंड में हूल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। भगनाडीह की सभा में सिद्धू को क्या चुना गया था? राजा या सूबेदार? कान्हू को कौन सा पद दिया गया था? मंत्री। चांद को क्या नियुक्त किया गया था? प्रशासक। भैरव को किस पद पर रखा गया था? सेनापति। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? जमींदारों, महाजनों और पुलिस द्वारा आर्थिक शोषण। संथाल लोग बाहरी शोषकों को क्या कहते थे? दीकू। संथालों ने किस रेलवे लाइन के निर्माण में हो रहे शोषण का विरोध किया था? भागलपुर से वर्धमान रेलवे लाइन। विद्रोह का तात्कालिक कारण किस दरोगा की हत्या थी? महेश लाल दत्त, दिघी थाने के दरोगा। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा किसने दिया था? सिद्धू कान्हू ने। अपना देश और अपना राज का नारा किस विद्रोह से जुड़ा है? संथाल विद्रोह। सिद्धू कान्हू ने किस देवता के आदेश पर विद्रोह करने का दावा किया था? ठाकुर जी, ईश्वर। संथालों का मुख्य हथियार क्या था? तीर धनुष और टांगी, कुल्हाड़ी। विद्रोहियों ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? बरहेट।
संथाल विद्रोह में पाकुड़ की किस रानी ने अंग्रेजों की मदद की थी? रानी क्षेमा सुंदरी ने। पाकुड़ में अंग्रेजों ने संथालों से बचने के लिए किस टावर का निर्माण कराया था? मार्टेलो टावर का। विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने किस सैन्य अधिकारी को भेजा था? मेजर बरोज को। पीर पैंथी के युद्ध में संथालों ने किस अंग्रेज अधिकारी को हराया था? मेजर बरोज को। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह का क्रूरता से दमन किया गया था? कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए संथाल क्षेत्र में क्या लागू किया था? मार्शल लॉ। संथाल विद्रोह में महेशपुर की किस रानी ने विद्रोहियों का साथ दिया था? रानी सर्वेश्वरी ने, पुरानी दुश्मनी के कारण। सिद्धू को कब गिरफ्तार किया गया था? अगस्त 1855 में। सिद्धू को कहां फांसी दी गई थी? पंचकठिया, बरहेट में बरगद के पेड़ पर। कान्हू को कब गिरफ्तार किया गया था? फरवरी 1856 में। कान्हू को कहां फांसी दी गई थी? भगनाडीह गांव में। चांद और भैरव की मृत्यु कैसे हुई थी? बरहेट में अंग्रेजों से लड़ते हुए गोली लगने से। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को क्या कहा था? भारत की प्रथम जन क्रांति, फर्स्ट आर्म्ड एग्रेरियन रिवोल्ट। कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक में संथाल विद्रोह का जिक्र है? नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में। किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे मुठभेड़ नहीं बल्कि एक युद्ध कहा था? LSO माले ने। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस नए जिले का गठन हुआ? संथाल परगना। संथाल परगना जिला कब बना? 30 नवंबर 1856। संथाल परगना का पहला डिप्टी कमिश्नर किसे बनाया गया था? एशले ईडन को। संथाल परगना के लिए नॉन रेगुलेशन जिला बनाने का कानून कौन सा था? एक्ट 37 ऑफ 1855। संथालों की ग्राम पंचायत व्यवस्था को मान्यता देने के लिए कौन सा नियम लागू किया गया? यूल रूल। यूल रूल किस वर्ष लागू हुआ था? 1856 ईस्वी में। यूल रूल के तहत किसे पुलिस शक्तियां प्रदान की गई थीं? मांझी यानी ग्राम प्रधान को। संथाल विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। संथाल विद्रोह में लगभग कितने संथाल मारे गए थे? 15,000 से अधिक। विद्रोह की सूचना देने के लिए संथालों ने किस चीज का प्रयोग किया था? साल, सखुआ पत्ते की टहनियों का। किस साहित्यकार ने संथाल विद्रोह पर हूल नामक उपन्यास लिखा है? रमेंद्र कुमार ने। संथाल विद्रोह से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने दामिन एक कोह का नाम बदलकर क्या रखा? संथाल परगना। संथाल विद्रोह झारखंड के इतिहास का सबसे रक्त रंजित विद्रोह माना जाता है। सत्य या तथ्य? मुंडा विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1895 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा के आंदोलन को क्या कहा जाता है? उलगुलान। उलगुलान का अर्थ क्या होता है? महान हलचल या महाविद्रोह। मुंडा विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1895 ईस्वी में। यह विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में फैला था? खूंटी, रांची और सिंहभूम क्षेत्र में। मुंडाओं की पारंपरिक सामूहिक खेती व्यवस्था क्या कहलाती थी? खूंटकट्टी व्यवस्था। मुंडा विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? खूंटकट्टी व्यवस्था का टूटना और जमींदारों और ठेकेदारों का शोषण। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875। बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? उलिहातू में, वर्तमान खूंटी जिले में। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा की माता का नाम क्या था? करमी मुंडा। बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक या गुरु कौन थे? जयपाल नाग। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? आनंद पांडे। बिरसा मुंडा ने किस नए धर्म या पंथ की शुरुआत की थी? बिरसाइत पंथ। बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों को किस देवता की पूजा करने का निर्देश दिया था? सिंह बोंगा, सूर्य देवता। बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत या पैगंबर कब घोषित किया था? 1895 ईस्वी में। बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? 24 अगस्त 1895। पहली बार बिरसा को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? GRK मेयर्स ने। पहली बार गिरफ्तारी के बाद बिरसा को कब रिहा किया गया था? 30 नवंबर 1897 को महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर। रिहाई के बाद मुंडा विद्रोह का मुख्य गुप्त केंद्र कहां बनाया गया था? डूम्बरी बुरू पहाड़ी पर। मुंडा विद्रोह का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? गया मुंडा को।
गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था, जिन्होंने भी विद्रोह में भाग लिया था? माकी मुंडा। विद्रोह के राजनीतिक मामलों का प्रमुख कौन था? डोंका मुंडा। धार्मिक सामाजिक मामलों का प्रमुख किसे बनाया गया था? सोमा मुंडा को। बिरसा मुंडा ने किस दिन अंग्रेजों और मिशनरियों पर व्यापक हमले की योजना बनाई? 25 दिसंबर 1899, क्रिसमस की पूर्व संध्या। अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुंडू का नारा किसने दिया? बिरसा मुंडा ने। कैटोंग बाबा कैटोंग मुंडाओं का क्या था? एक विद्रोही गीत। 9 जनवरी 1900 को अंग्रेजों और मुंडाओं के बीच भीषण युद्ध किस पहाड़ी पर हुआ? सेल रकाब पहाड़ी, डोम्बारी बुरू के पास। सेल रकाब पहाड़ी की घटना को झारखंड का क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस गोलीबारी का नेतृत्व किन अंग्रेज अधिकारियों ने किया था? कमिश्नर फोर्ब्स और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड। डोम्बारी बुरू की घटना के बाद बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों ने कितने रुपए का इनाम रखा था? 500 रुपए। किस व्यक्ति की मुखबरी पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया? वीर सिंह महली, बंद गांव के। बिरसा मुंडा की अंतिम गिरफ्तारी किस तिथि को हुई? 3 मार्च 1900 को। गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को किस जेल में रखा गया? रांची जेल। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? 9 जून 1900 को। जेल के रिकॉर्ड के अनुसार बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई? हैजा, कॉलेरा। बिरसा मुंडा की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? मात्र 24 वर्ष। गया मुंडा को कहां फांसी दी गई थी? रांची में। मुंडा विद्रोह पर महाश्वेता देवी ने कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास लिखा है? अरण्येर अधिकार, जंगल का अधिकार। अरण्येर अधिकार किस भाषा में लिखी गई मूल पुस्तक है? बंगाली भाषा में। कुमार सुरेश सिंह ने बिरसा मुंडा पर कौन सी प्रामाणिक पुस्तक लिखी है? बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन, द डस्ट स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट। मुंडा विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को जमीनी सर्वे कराना पड़ा, उसे क्या कहा गया? कैडेस्ट्रल सर्वे, 1902-1910। मुंडा विद्रोह का सबसे बड़ा परिणाम कौन सा कानून था? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, CNTA। CNTA कब लागू हुआ? 11 नवंबर 1908। CNTA का मुख्य उद्देश्य क्या था? खूंटकट्टी अधिकारों को कानूनी मान्यता देना और आदिवासियों की जमीन छीनने से रोकना। CNTA का ब्लूप्रिंट यानी प्रारूप किसने तैयार किया था? जॉन H. हॉफमैन ने। मुंडा विद्रोह के बाद प्रशासन को सुगम बनाने के लिए किन नए अनुमंडलों का गठन हुआ? खूंटी 1903 और गुमला 1902। बिरसा मुंडा एकमात्र ऐसे आदिवासी नेता हैं जिनका चित्र भारतीय संसद के केंद्रीय कक्ष में लगा हुआ है। सत्य। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-1832 ईस्वी में। झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनविद्रोह कौन सा था? कोल विद्रोह। अंग्रेज कोल शब्द का प्रयोग किन जनजातियों के लिए करते थे? मुंडा, हो, उरांव और भूमिज। कोल विद्रोह मुख्य रूप से झारखंड के किन क्षेत्रों में फैला? छोटा नागपुर खास, पलामू, सिंहभूम और मानभूम। कोल विद्रोह से झारखंड का कौन सा क्षेत्र पूरी तरह अछूता रहा? हजारीबाग। हजारीबाग के अछूते रहने का क्या कारण था? वहां बड़ी संख्या में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी। कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? भूमि संबंधी असंतोष और दीकुओं यानी बाहरियों द्वारा शोषण। आदिवासियों की कौन सी पुश्तैनी जमीनें छीनी जा रही थीं? खूंटकट्टी, मुंडा और भुईहरी, उराव की जमीनें। विद्रोह का एक और प्रमुख कारण किस पेय पदार्थ पर लगाया गया कर था? पचई कर, हड़िया या चावल की शराब पर टैक्स। अफीम की खेती के लिए आदिवासियों को कौन मजबूर कर रहा था? अंग्रेजी अधिकारी और उनके ठेकेदार। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बुद्धू भगत, सिंहराय मानकी, बिंद्राय मानकी और सुरगा मुंडा। कोल विद्रोह की तात्कालिक कारण क्या था? सिख और मुस्लिम ठेकेदारों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। सिंहराय मानकी के कितने गांव छीनकर ठेकेदारों को दे दिए गए थे? 12 गांव। सिंहराय मानकी के गांव किसे सौंपे गए थे? हरि सिंह, एक सिख ठेकेदार को। सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण किसने किया था? जफर अली, एक मुस्लिम ठेकेदार ने। विद्रोह की रूपरेखा तय करने के लिए पहली गुप्त बैठक कहाँ हुई थी?
तमाड़ के लंका गांव में। लंका गांव की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बिंद्राय मानकी ने। विद्रोहियों ने अपना संदेश एक गांव से दूसरे गांव कैसे भेजा? तीर और सखुआ यानी साल की टहनियां घुमाकर। कोल विद्रोह की वास्तविक शुरुआत कहां से हुई? सोनपुर परगना से। विद्रोहियों ने सबसे पहले किन पर हमला किया? जफर अली और हरि सिंह के ठिकानों पर। कोल विद्रोह में किस जनजाति ने सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? मुंडा और हो जनजाति ने। पलामू में इस विद्रोह का समर्थन किस जनजाति के लोगों ने किया? चेरो और खरवार जनजाति ने। मानभूम में कोल विद्रोह का समर्थन किस जनजाति ने किया? भूमिज जनजाति ने। कोल विद्रोह में मुंडाओं के अलावा किस कारीगर वर्ग ने हथियार बनाकर मदद की थी? लोहार और करमाली वर्ग ने। कोल विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने किसे मुख्य सेनापति बनाकर भेजा था? कैप्टन थॉमस विल्किंसन को। कैप्टन विल्किंसन को आदिवासी प्यार से किस नाम से बुलाते थे? किशुन साहब। किस अंग्रेज अधिकारी की सेना के साथ बुद्धू भगत का भयंकर युद्ध हुआ था? कैप्टन इम्पे। बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? सिल्ली, रांची के। बुद्धू भगत के साथ उनके कितने अनुयायी शहीद हुए थे? लगभग 150 अनुयायी, उनके बेटे हलधर और गिरधर के सहित। बुद्धू भगत की मृत्यु कब हुई थी? 14 फरवरी 1832 को। झारखंड के इतिहास का वो पहला नेता कौन था जिस पर अंग्रेजों ने इनाम रखा था? बुद्धू भगत। बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कितने रुपए का इनाम रखा था? 1000 रुपए। सिंहराय मानकी और बिंद्राय मानकी ने कब आत्मसमर्पण किया था? 1832 के अंत में। सुरगा मुंडा ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया था? कैप्टन विल्किंसन के सामने। विद्रोह को पूरी तरह दबाने में अंग्रेजों को कितना समय लगा? लगभग 1 वर्ष यानी 1832 के अंत तक। कोल विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिणाम क्या रहा? 1833 का रेगुलेशन 13 पारित होना। रेगुलेशन 13 के तहत किस नए प्रांत यानी एजेंसी का गठन किया गया? दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी SWFA। SWFA का गठन कब हुआ? 1833 ईस्वी में। SWFA का पहला एजेंट यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? कैप्टन थॉमस विल्किंसन को। SWFA का मुख्यालय कहां बनाया गया? विल्किंसनगंज, जिसे बाद में किशनपुर कहा गया। किशनपुर का वर्तमान नाम क्या है? रांची। कोल विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस पारंपरिक आदिवासी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। मुंडा मानकी व्यवस्था को किस नियम के तहत मान्यता मिली? विल्किंसन रूल। विल्किंसन रूल किस वर्ष लागू किया गया? 1837 ईस्वी में। कोल विद्रोह के बाद जमींदारों की पुलिस शक्तियां छीनकर किसे दे दी गईं? सरकारी थानों और मानकियों यानी ग्राम प्रमुखों को। विद्रोह के बाद पचई कर यानी हड़िया पर टैक्स का क्या हुआ? इसे समाप्त कर दिया गया। क्या कोल विद्रोह अंततः सफल रहा? सैन्य रूप से हार हुई, लेकिन प्रशासनिक सुधारों के मामले में ये अत्यधिक सफल रहा। कोल विद्रोह के दौरान किस क्षेत्र के राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी? पिठौरिया के राजा जगतपाल सिंह ने। जगतपाल सिंह की मदद के बदले अंग्रेजों ने उन्हें क्या दिया था? 313 रुपए की आजीवन पेंशन। कोल विद्रोह के कारण ही छोटा नागपुर को नॉन रेगुलेशन प्रांत का दर्जा मिला था। सत्य। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अप्रैल 1914 ईस्वी में। टाना भगत आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? जतरा उरांव, जिन्हें बाद में जतरा भगत कहा गया। टाना शब्द का अर्थ क्या है? टानना या खींचना, यानी बुराइयों से खींचकर अच्छाई की ओर ले जाना। ये आंदोलन मुख्य रूप से किस जनजाति से जुड़ा था? उरांव, ओराउन जनजाति से। टाना भगत आंदोलन शुरुआत में किस प्रकार का आंदोलन था? धार्मिक सुधार और सांस्कृतिकरण आंदोलन। बाद में ये आंदोलन किस रूप में परिवर्तित हो गया? एक विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम में। जतरा भगत का जन्म कहाँ हुआ था? चिंगरी नावाटोली, गुमला जिले में। जतरा भगत के पिता और माता का नाम क्या था? कोहरा भगत और लिबरी भगत। जतरा भगत की पत्नी का नाम क्या था? बुधनी भगत। जतरा भगत को किस देवता का ज्ञान आत्मबोध प्राप्त होने का दावा किया गया था? धर्मेश, उरावों के सर्वोच्च देवता। टाना भगतों का मुख्य धर्म क्या कहलाया? कुरुख धर्म, कुरुख धर्म। इस आंदोलन ने किस कुप्रथा का कड़ाई से विरोध किया? भूत प्रेत और पशुबलि प्रथा का। टाना भगतों ने किन चीजों के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? मांस, मछली, मदिरा, शराब और हड़िया पर।
टाना भगतों का पवित्र प्रतीक चिन्ह क्या था? सफेद झंडा, व्हाइट फ्लैग। जतरा भगत ने अपने अनुयायियों को किस तरह के काम करने से मना किया? जमींदारों के यहाँ बेगारी, मुफ्त मजदूरी करने से। जतरा भगत ने धार्मिक शुद्धता बनाए रखने के लिए किन चीजों पर रोक लगा दी? पारंपरिक जतरा और अखड़ा नृत्यों पर। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत गुमला के किस प्रखंड से हुई थी? बिशुनपुर प्रखंड से। आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखकर अंग्रेजों ने जतरा भगत को कब गिरफ्तार किया था? 1916 ईस्वी में। जतरा भगत को कितने साल की सजा सुनाई गई थी? 1.5 साल की। जेल से छूटने के कितने समय बाद जतरा भगत की मृत्यु हो गई? मात्र 2 महीने बाद, 1916 में ही। जतरा भगत की अल्पायु में मृत्यु का कारण क्या था? जेल में दी गई कठोर शारीरिक यातनाएं। जतरा भगत की मृत्यु के बाद आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने संभाला? शिबू भगत, माया भगत और देवमनिया आदि ने। मांडर, रांची क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शिबू भगत ने। घाघरा, गुमला क्षेत्र में इसका नेतृत्व किसने किया था? बलराम भगत ने। सिसई क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किस महिला ने किया था? देवमनिया नामक महिला ने। अरवा टाना और जुलाहा टाना क्या थे? टाना भगतों के 2 अलग अलग संप्रदाय। अरवा टाना भगत कौन थे? जो पूरी तरह से शाकाहारी थे और केवल अरवा चावल खाते थे। जुलाहा टाना भगत कौन थे? जो कपड़े बुनने का काम करते थे। इन्होंने कुछ हद तक मांस खाना जारी रखा था। टाना भगत आंदोलन किस राष्ट्रीय नेता के विचारों से सर्वाधिक प्रभावित था? महात्मा गांधी। झारखंड का एकमात्र ऐसा जनजातीय आंदोलन कौन सा है जो पूरी तरह अहिंसक था? टाना भगत आंदोलन। टाना भगतों ने गांधी जी के किस आंदोलन में पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया था? असहयोग आंदोलन 1920-22। टाना भगतों ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या करना बंद कर दिया था? अंग्रेजों को लगान, टैक्स और चौकीदारी टैक्स देना। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में किन आदिवासियों ने पैदल चलकर भाग लिया था? टाना भगतों ने। 1923 के नागपुर झंडा सत्याग्रह में झारखंड से किन्होंने हिस्सा लिया था? टाना भगतों ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में टाना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपए की थैली भेंट की थी? रामगढ़ अधिवेशन 1940। गांधी जी ने टाना भगतों को क्या कहकर संबोधित किया था? टाना भगत मेरे सबसे प्रिय अनुयायी हैं। टाना भगत आंदोलन के दौरान गाया जाने वाला प्रमुख भजन कौन सा था? टाना बाबा टाना, भूत भैरवी टाना। किस आदिवासी समूह ने चरखा चलाना और खादी पहनना अनिवार्य कर लिया था? टाना भगतों ने। टाना भगत सप्ताह के किस दिन उपवास रखते हैं और विशेष पूजा करते हैं? गुरुवार के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में टाना भगतों ने किस थाने पर तिरंगा फहराया था? बिशुनपुर थाने पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में भी टाना भगतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सत्य, तथ्य। स्वतंत्र भारत की सरकार ने टाना भगतों की जब्त की गई जमीनों को वापस दिलाने के लिए कौन सा कानून बनाया? रांची जिला टाना भगत रैयती कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम। ये पुनर्वास अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1948 ईस्वी में, बिहार सरकार द्वारा। वर्तमान में टाना भगतों को झारखंड सरकार द्वारा क्या विशेष सुविधा दी जाती है? साल में 2 बार मुफ्त वस्त्र और कृषि हेतु सहायता। टाना भगत आज भी अपनी पूजा में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं? घंटा और शंख का। टाना भगतों की जीवन शैली किस धर्म के सबसे करीब मानी जाती है? वैष्णव धर्म, पूर्णतः अहिंसा और शाकाहार के कारण। टाना भगतों ने अपने आंदोलन में शिक्षा को महत्व देते हुए कौन से स्कूल खोले? राष्ट्रीय विद्यालय। असहयोग आंदोलन के समय। क्या जतरा भगत ने कभी महात्मा गांधी को प्रत्यक्ष देखा था? नहीं, गांधी जी का प्रभाव बाद के टाना भगत नेताओं पर पड़ा। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झारखंड के किस आदिवासी समूह को विशेष सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाता है? टाना भगतों को। जनजातीय इतिहास में यह आंदोलन क्यों विशिष्ट है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा आंदोलन था जो स्थानीय धार्मिक सुधार से शुरू होकर सीधे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ गया। झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? 1767 से 1777 ईस्वी तक। ये विद्रोह कितने वर्षों तक चला था? 10 वर्षों तक। ढाल विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र था? धालभूम, वर्तमान पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र। अंग्रेजों ने झारखंड में पहली बार प्रवेश किस क्षेत्र से किया था? सिंहभूम, धालभूम क्षेत्र से। अंग्रेजों ने सिंहभूम में सबसे पहले प्रवेश कब किया था? 1767 ईस्वी में। सिंहभूम में प्रवेश करने वाली अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जॉन फर्ग्यूसन ने। उस समय ढालभूम का राजा कौन था? जगन्नाथ ढाल।
ढाल विद्रोह का अर्थ क्या है? ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढालभूम राज्य का विद्रोह। ढाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा ढालभूम पर अधिकार करना और कर लगाना। अंग्रेजों के आक्रमण की खबर सुनकर जगन्नाथ ढाल ने क्या किया? घाटशिला स्थित अपने ही महल में आग लगा दी ताकि अंग्रेज उस पर कब्जा न कर सकें। फर्ग्यूसन ने घाटशिला के जलते हुए महल पर कब कब्जा किया? 22 मार्च 1767 को। अंग्रेजों ने शुरुआत में जगन्नाथ ढाल पर कितना सालाना कर तय किया था? 55,000 रुपए। विद्रोह की शुरुआत कब हुई? जब जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों की अधीनता और भारी कर देने से इनकार कर दिया। विद्रोह करने पर अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को हटाकर ढालभूम का राजा किसे बनाया? नीमू ढाल को, जगन्नाथ ढाल के भाई को। नीमू ढाल को राजा कब बनाया गया था? 1768 ईस्वी में। नीमू ढाल को राजा बनाए जाने के बाद विद्रोह की स्थिति क्या हुई? विद्रोह और ज्यादा भड़क गया। ढाल विद्रोह में ढालभूम की जनता का क्या रुख था? पूरी जनता ने जगन्नाथ ढाल का व्यापक समर्थन किया। ढाल विद्रोह में किस जनजाति ने जगन्नाथ ढाल का सबसे ज्यादा साथ दिया? भूमिज और कुडमी जनजाति ने। जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सी युद्ध नीति अपनाई? गुरिल्ला या छापामार युद्ध नीति। ढाल विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले किसे भेजा था? लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को। क्या लेफ्टिनेंट रूक ढाल विद्रोह को पूरी तरह दबाने में सफल रहे? नहीं, वे असफल रहे। जगन्नाथ ढाल के विद्रोह के कारण नीमू ढाल की क्या स्थिति हो गई थी? वह नाम मात्र का राजा रह गया था और कर चुकाने में असमर्थ था। अंग्रेजों को अंततः ढालभूम में शांति स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ा? जगन्नाथ ढाल से समझौता। जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों ने पुनः ढालभूम का राजा कब घोषित किया? 1777 ईस्वी में। पुनः राजा बनने पर जगन्नाथ ढाल ने शुरुआत में कितना कर देना स्वीकार किया? पहले वर्ष 2,000 रुपए, दूसरे वर्ष 3,000 रुपए और तीसरे वर्ष 4,000 रुपए। किस शर्त पर जगन्नाथ ढाल को वापस गद्दी मिली? नियमित रूप से कर चुकाने और अंग्रेजों का वफादार रहने की शर्त पर। 1800 ईस्वी में ढालभूम का सालाना कर बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4,267 रुपए। क्या ढाल विद्रोह अंततः सफल रहा? हाँ, क्योंकि अंग्रेजों को झुककर वापस जगन्नाथ ढाल को राजा बनाना पड़ा। ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज का हुआ? आर्थिक नुकसान और सैन्य संसाधनों की बर्बादी। विद्रोह के दौरान जगन्नाथ ढाल ने कहाँ शरण ली थी? ढालभूम के घने जंगलों और पहाड़ियों में। ढाल राजाओं की कुलदेवी कौन थी जिनकी कसम खाकर लोगों ने विद्रोह किया था? रंकिणी देवी। ढाल राजाओं के शासनकाल में ढालभूम की राजधानी कहाँ थी? घाटशिला। विद्रोह के दौरान स्थानीय जमींदारों का क्या रुख था? अधिकांश स्थानीय जमींदारों ने गुप्त रूप से जगन्नाथ ढाल की मदद की। अंग्रेजों ने ढालभूम क्षेत्र को जीतने के बाद उसे किस जिले के अधीन कर दिया था? मिदनापुर जिले के। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश का मुख्य उद्देश्य क्या था? मराठों के आक्रमण से बचना और व्यापारिक मार्ग सुरक्षित करना। उस समय सिंहभूम क्षेत्र कितने प्रमुख राज्यों में बटा हुआ था? 3 प्रमुख राज्यों में, ढालभूम, पोराहट और कोल्हान। ढाल विद्रोह मुख्य रूप से किस वर्ग का विद्रोह था? राजा और किसानों, रैयतों का संयुक्त विद्रोह। इस विद्रोह ने झारखंड में अंग्रेजों के लिए क्या संदेश दिया? कि झारखंड के आदिवासियों पर आसानी से शासन नहीं किया जा सकता। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन फोर्ब्स ने नीमू ढाल को पकड़ने का प्रयास कब किया था? 1773 ईस्वी में। ढाल विद्रोह के दौरान कई गांवों को किसने उजाड़ दिया था? अंग्रेजी सेना ने, दमन चक्र के दौरान। नीमू ढाल ने कितनी बार अंग्रेजों से मदद मांगी थी? कई बार, जब जगन्नाथ ढाल के समर्थकों ने उस पर हमले किए। क्या जगन्नाथ ढाल को कभी अंग्रेजों द्वारा पूरी तरह बंदी बनाया जा सका? नहीं, वे हमेशा चकमा देने में सफल रहे। 1777 के समझौते के बाद ढालभूम में कितने वर्षों तक शांति बनी रही? लगभग 50-60 वर्षों तक, जब तक कोई नया बड़ा कर नहीं लगा। ढाल विद्रोह ने किस अन्य विद्रोह के लिए प्रेरणा का काम किया? चुआड़ और भूमिज विद्रोह के लिए। ढालभूम क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ने जगन्नाथ ढाल की कैसे मदद की? घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों ने छिपने में मदद की। अंग्रेजों के कौन से हथियार ढाल विद्रोहियों के सामने अक्सर नाकाम साबित हुए? भारी तोपखाने, जंगलों में ले जाना मुश्किल था। ढाल राजाओं का प्रतीक चिन्ह क्या था जो विद्रोहियों के ध्वज पर भी था? आधा सिंह, हाफ लायन। ढाल विद्रोह का अंत किस प्रकार का माना जाता है? ये एक समझौतावादी अंत था जिसमें दोनों पक्षों ने कुछ चुआड़ विद्रोह का कालखंड क्या था? 1769 से 1805 ईस्वी तक। चुआड़ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जंगल महल के भूमिज और अन्य आदिवासियों के लिए। चुआड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लुटेरा या बर्बर। यह अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक अपमानजनक शब्द था। चुआड़ विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में फैला था?
जंगल महल, मानभूम, बाड़भूम, पंचेत और घाटशिला क्षेत्र। चुआड़ों का मुख्य पेशा क्या था? कृषि करना और स्थानीय जमींदारों के यहाँ पाइक यानी सिपाही या रक्षक का काम करना। पायकान भूमि क्या थी? पायकों को उनकी पुलिस सैन्य सेवा के बदले दी गई कर मुक्त यानी टैक्स फ्री जमीन। चुआड़ विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण क्या था? पायकों को हटाकर बाहर से पुलिस लाना और उनकी पायकान भूमि छीन लेना। विद्रोह का दूसरा बड़ा कारण क्या था? बेतहाशा लगान, टैक्स वृद्धि और 1769-70 का भयंकर अकाल। चुआड़ विद्रोह कितने चरणों में हुआ? मुख्य रूप से 3 चरणों में। प्रथम चरण 1769 से 1771 का प्रमुख नेता कौन था? रघुनाथ महतो, सुबल सिंह और श्यामगंजम। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? रघुनाथ महतो ने। रघुनाथ महतो ने ये नारा किस वर्ष दिया था? 1769 ईस्वी में। रघुनाथ महतो किस गांव के रहने वाले थे? घुटियाडीह, सरायकेला, खरसावन क्षेत्र। रघुनाथ महतो की मृत्यु कैसे हुई? 1778 में एक सभा को संबोधित करते समय अंग्रेजों की गोली लगने से। बाड़भूम और घाटशिला में चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? श्यामगंजम और जगन्नाथ पातर ने। पंचेत राज्य में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुबल सिंह ने। विद्रोह का दूसरा प्रमुख चरण कब शुरू हुआ? 1782 से 1784 के आसपास। दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? मंगल सिंह ने। विद्रोह का तीसरा और सबसे भयंकर चरण कब से कब तक चला? 1798 से 1805 ईस्वी तक। 1798 के विद्रोह का मुख्य नायक कौन था? दुर्जन सिंह, डिरजन सिंह। दुर्जन सिंह कहाँ के जमींदार थे? मानभूम, रायपुर के। दुर्जन सिंह ने विद्रोह क्यों किया था? अंग्रेजों ने उनकी जमींदारी नीलाम कर दी थी। दुर्जन सिंह के नेतृत्व में चुआड़ों ने कितने गांवों पर कब्जा कर लिया था? लगभग 30 गांवों पर। दुर्जन सिंह के साथ किन अन्य नेताओं ने 1798 में विद्रोह किया? लाल सिंह और मोहन सिंह ने। चुआड़ विद्रोहियों ने अंग्रेजों को क्या नुकसान पहुंचाया? ब्रिटिश थानों को जला दिया और बाहरी महाजनों को लूट लिया। चुआड़ विद्रोही अपने साथ क्या हथियार रखते थे? तीर धनुष, भाला और टांगी। किस अंग्रेज अधिकारी को 1798 के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था? कैप्टन वेल्स को और लेफ्टिनेंट कूपर को। दुर्जन सिंह की मृत्यु गिरफ्तारी कब हुई? 1799 के अंत में दुर्जन सिंह लड़ते हुए मारे गए या पकड़े गए। इतिहास में दोनों मत मिलते हैं, पर उनका पतन 1799 में हुआ। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए क्या चाल चली? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। चुआड़ विद्रोह के परिणामस्वरूप अंग्रेजों को कौन सा प्रस्ताव वापस लेना पड़ा? जमींदारों और पायकों की भूमि नीलामी का प्रस्ताव। अंग्रेजों ने शांति व्यवस्था के लिए कौन सी पुरानी व्यवस्था पुनः बहाल कर दी? पायकी व्यवस्था। पायकों को उनकी कौन सी चीज वापस लौटा दी गई? उनकी कर मुक्त पायकान भूमि। बाहर से लाई गई पुलिस दारोगा व्यवस्था का क्या किया गया? उसे रद्द कर स्थानीय लोगों को ही पुलिस यानी पाइक बना दिया गया। चुआड़ विद्रोह का सबसे बड़ा प्रशासनिक परिणाम क्या था? जंगल महल नामक एक नए जिले का निर्माण। जंगल महल जिला कब बनाया गया? 1805 ईस्वी में। जंगल महल जिले के निर्माण का उद्देश्य क्या था? इस विद्रोही क्षेत्र का अलग और कड़ाई से प्रशासन करना। चुआड़ विद्रोह में किस समुदाय ने आदिवासियों के कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया? स्थानीय कुड़मी, महतो और लोहार समुदाय ने। अंग्रेजों का साथ देने वाले स्थानीय लोगों को चुआड़ क्या कहते थे? दीकू या बाहरी। विद्रोह के दौरान चुआड़ों की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? जंगल महल का भौगोलिक ज्ञान यानी जंगलों में छिपने की कला। जंगल महल क्षेत्र वर्तमान में किन राज्यों में बटा हुआ है? झारखंड, धनबाद, जामताड़ा और पश्चिम बंगाल, बांकुड़ा, पुरुलिया। चुआड़ विद्रोह के दौरान पंचेत के किस राजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? राजा नीलमणि सिंह ने। 1770 के भयंकर अकाल के दौरान अंग्रेजों ने क्या किया जिससे विद्रोह भड़का? अकाल के बावजूद कर वसूली जारी रखी। चुआड़ विद्रोह के दौरान महिलाओं की क्या भूमिका थी? उन्होंने गुप्तचर के रूप में काम किया और रसद यानी भोजन पहुंचाई। रघुनाथ महतो की तुलना अक्सर किस अन्य आदिवासी क्रांतिकारी से की जाती है? बिरसा मुंडा और तिलका मांझी से, प्रारंभिक नेतृत्व के कारण। चुआड़ विद्रोह के लंबे समय तक चलने का मुख्य कारण क्या था? यह एक संगठित विद्रोह नहीं था, बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं ने किया। जंगल महल जिले को बाद में 1833 में किस विद्रोह के बाद समाप्त कर दिया गया? कोल और भूमिज विद्रोह के बाद। जंगल महल के स्थान पर 1833 में कौन सा नया जिला बना? मानभूम। दुर्जन सिंह का केंद्र मुख्य रूप से कहाँ था? रायपुर और पंचेत क्षेत्र। आजकल चुआड़ विद्रोह को सम्मानजनक रूप से किस नाम से पुकारने की मांग उठ रही है? भूमिज विद्रोह या पाइक विद्रोह। चुआड़ विद्रोह का संदेश क्या था? जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का प्राकृतिक अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1832 से 1833 ईस्वी में। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण सिंह ने। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को क्या नाम दिया था? गंगा नारायण का हंगामा।
यह विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में फैला था? जंगल महल, बाड़भूम, धालभूम, मानभूम और सिंहभूम में। भूमिज विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बाड़भूम राज्य के उत्तराधिकार का विवाद और अंग्रेजों की शोषणकारी लगान नीति। गंगा नारायण सिंह किसके पौत्र थे? बाड़भूम के राजा विवेक नारायण के। विवेक नारायण की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने किसे बाड़भूम का राजा बना दिया था? रघुनाथ सिंह को, गंगा नारायण के चाचा को। रघुनाथ सिंह के बाद अंग्रेजों ने बाड़भूम की गद्दी किसे सौंपी? गंगा गोविंद सिंह को। गंगा नारायण सिंह का राजा गंगा गोविंद सिंह से क्या विवाद था? गंगा नारायण का मानना था कि गद्दी पर उनका वास्तविक अधिकार है। राजा गंगा गोविंद सिंह का दीवान कौन था? माधव सिंह। माधव सिंह कैसा व्यक्ति था? वह एक भ्रष्ट और अत्याचारी दीवान था जो जनता का भारी शोषण करता था। माधव सिंह ने किस प्रकार के नए कर लगाए थे? घरों पर कर, अफीम की खेती पर कर और हड़िया यानी शराब पर कर। भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस तात्कालिक घटना से हुई? माधव सिंह की हत्या से। माधव सिंह की हत्या किसने की? गंगा नारायण सिंह ने 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को। माधव सिंह की हत्या के बाद विद्रोहियों ने सबसे पहले कहां हमला किया? बाड़ बाजार के मुफस्सिल थाने पर। विद्रोहियों ने थाने में आग लगाने के बाद किनके घरों को लूटा? महाजनों और बाहरी दीकुओं के घरों को। भूमिज विद्रोह में गंगा नारायण को सबसे ज्यादा समर्थन किस जनजाति का मिला? भूमिज जनजाति का। भूमिजों के अलावा इस विद्रोह में और किसने साथ दिया? कोल और हो जनजाति के लोगों ने। घटवाल और पाइक समुदायों ने भी इस विद्रोह का समर्थन क्यों किया? क्योंकि उनकी जागीरें अंग्रेजों ने छीन ली थीं। इस विद्रोह का प्रभाव किन अन्य क्षेत्रों तक फैल गया था? पंचेत, झालदा और पाटकुम तक। अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा? लेफ्टिनेंट ब्रैडन और लेफ्टिनेंट ट्रिमर को। क्या ब्रैडन और ट्रिमर विद्रोह को तुरंत दबाने में सफल रहे? नहीं, गंगा नारायण ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। गंगा नारायण की सेना में लगभग कितने लड़ाके शामिल हो गए थे? 4000 से 5000 के बीच। गंगा नारायण ने अंग्रेजों के खिलाफ किस युद्ध नीति का प्रयोग किया? गुरिल्ला यानी छापामार युद्ध नीति का। बाड़भूम में स्थिति बिगड़ने पर विद्रोह को कुचलने की जिम्मेदारी किसे दी गई? कैप्टन थॉमस विल्किंसन को। कैप्टन विल्किंसन ने विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया? उसने एक विशाल सेना के साथ जंगल महल को चारों ओर से घेर लिया। नवंबर 1892 में अंग्रेजों के दबाव के कारण गंगा नारायण को बाड़भूम छोड़कर कहां भागना पड़ा? सिंहभूम कोल्हान क्षेत्र में। सिंहभूम में गंगा नारायण ने किन आदिवासियों को अपने साथ मिला लिया? लड़ाका कोल यानी हो जनजाति को। गंगा नारायण ने लड़ाका कोलों के साथ मिलकर किस राज्य पर हमला किया? खरसावां राज्य पर। खरसावां का तत्कालीन राजा ठाकुर कौन था? चेतन सिंह। चेतन सिंह का अंग्रेजों के प्रति क्या रवैया था? वह अंग्रेजों का वफादार यानी समर्थक था। गंगा नारायण सिंह और चेतन सिंह के बीच युद्ध कब हुआ? 6-7 फरवरी 1833 ईस्वी को। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? गंगा नारायण सिंह मारे गए। गंगा नारायण सिंह की मृत्यु किस तिथि को हुई? 7 फरवरी 1833 ईस्वी को। गंगा नारायण का सिर काटकर चेतन सिंह ने किसे भेजा? कैप्टन थॉमस विल्किंसन को। कैप्टन विल्किंसन ने इस काम के लिए चेतन सिंह को इनाम में कितने रुपए दिए? 5000 रुपए। गंगा नारायण की मृत्यु के बाद भूमिज विद्रोह का क्या हुआ? विद्रोह नेतृत्वहीन होकर धीरे धीरे समाप्त हो गया। भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने 1833 में कौन सा नियम पारित किया? रेगुलेशन 13। रेगुलेशन 13। रेगुलेशन 13 के तहत अंग्रेजों ने जंगल महल जिले का क्या किया? जंगल महल जिले को समाप्त कर किस नए जिले का गठन किया? मानभूम जिले का। मानभूम जिले का मुख्यालय कहां बनाया गया? मान बाजार। बाद में इसे पुरुलिया स्थानांतरित कर दिया गया। भूमिज विद्रोह के बाद धालभूम क्षेत्र को किस जिले का हिस्सा बना दिया गया? सिंहभूम जिले का। भूमिज विद्रोह के बाद बाड़भूम क्षेत्र को किस प्रांत के अधीन रखा गया? दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी। भूमिज विद्रोह कोल विद्रोह से किस प्रकार संबंधित था? यह कोल विद्रोह 1831 से 32 के तुरंत बाद उसी असंतोष का विस्तार था। जंगल महल के भूमिज आदिवासियों को हिंदू समाज में किस नाम से जाना जाता था? चुआड़। क्या भूमिज विद्रोह एक सफल विद्रोह था? यद्यपि नेता मारे गए, लेकिन इसने अंग्रेजों को प्रशासनिक ढांचे में बदलाव के लिए मजबूर कर दिया। विद्रोह के दौरान भूमिज विद्रोही किस रंग का झंडा इस्तेमाल करते थे? लाल रंग का। भूमिज विद्रोह ने किस बात को साबित किया कि आदिवासी और स्थानीय लोग अपने जल, जंगल और जमीन पर बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे?